गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सेमेस्टर 1 के एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी फिलॉसफी में कुछ शब्द हैं जिसको समझना ज़रूरी है। उसके आधार पर ही आप दर्शन का सफ़र तय कर सकते हैं। इन शब्द कुछ इनको यह कह सकते हैं, ये कुछ वोकेबलरीज हैं जिसको समझना अति अनिवार्य है। तभी आप दर्शन की विषय वस्तु के और दर्शन के बेसिक चीज़ों को जान सकते हैं। हम कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं खुद के प्रयास से, जो आपको दर्शन को समझने में मदद करेगा। सबसे पहले जानेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है, यानी परसेप्शन। जब हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, देखिए यहाँ हमारा एक ज्ञान इंद्रियां नहीं है, वस्तु के संयोग, जब पांचों ज्ञान इंद्रियों से जब किसी वस्तु का संयोग होता है उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जानिए प्रत्यक्ष क्या है। पांच ज्ञान इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हुआ। उसका जब वस्तु के साथ कांटेक्ट हो गया, जैसे ही हो गया कोई भी ज्ञान इंद्रियां से, उसके बाद ही उसको प्रत्यक्ष कहेंगे और उस वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आँख से रूप का, कान से ध्वनि का, जीभ से स्वाद का, स्किन से, त्वचा से कड़ा या मुलायमपन का, कान से ध्वनि का, नाक से गंध का। ये सब हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर ही हमें उस वस्तु को देखकर, आकार, प्रकार, वस्तु, रंग, रूप देखकर, समझकर तब हम वस्तु का ज्ञान करते हैं। इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब दूसरा है अनुमान। अनुमान होता क्या है, यानी इनफरेंस। जब ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसको अनुमान कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए हम धुआं देखे हैं तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ जरूर आग होगा, यानी ज्ञात हमें धुआं का हो रहा है और अज्ञात में अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ आग होने की संभावना है। ज्ञात के आधार पर अज्ञात के अनुमान, ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तीसरा है साक्षात ज्ञान, यानी इमीडिएट नॉलेज। जब हमारी ज्ञान इंद्रियां से वस्तु का तुरंत प्रत्यक्ष को साक्षात ज्ञान करते हैं, जब हमारी इंद्रियां से वस्तु का तुरंत साक्षात संपर्क हो जाता है और हमें ज्ञान हो जाता है तो उसको साक्षात ज्ञान कहते हैं। ये है परोक्ष ज्ञान, जिसको कि इमीडिएट नॉलेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु का परोक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रियां या प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से नहीं होता है बल्कि अनुमान, तर्क या अन्य स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। इसको अप्रत्यक्ष अनुमान भी कहते हैं और इसको हम सीधे महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हमें डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है परोक्ष ज्ञान। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर जैसे हम वहाँ घास देखे हैं तो यहाँ हमारी दृष्टि से देखें कि घास हरी है। दूसरा, हम बिना छुए ये बता देते हैं कि घास मुलायम है। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी इंद्रियां है वो भी साथ में एक्टिव हो गई है और वो अनुमान करके हमने उसको ज्ञान प्राप्त किया है। ये मीडिएट नॉलेज है, वहाँ कोई दूसरी इंद्रियां भी मीडिएटर की रोल में है। और तीसरा है आकारिक सत्यता। इसका अर्थ है कि किसी कथन या तर्क की वैधता केवल उसकी संरचनात्मक रूप या तर्कशास्त्र के नियमों के आधार पर ही निर्धारित होती है, ना कि विषय वस्तु या वास्तविक दुनिया के सत्यता के आधार पर। आकारिक सत्यता दर्शन शास्त्र में डिडक्टिव लॉजिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम मान लिया जाए कहते हैं कि राम ईमानदार है। राम ईमानदार है, राम ईमानदार है हमने कहा है। तो जब हम कहते हैं कि राम ईमानदार है, फिर दूसरा में कहते हैं कि श्याम विद्यार्थी ईमानदार हैं,
और लास्ट में हम ये कहते हैं कि राम एक विद्यार्थी है। तो यहाँ मैंने आकार मिलाया है, आकारिक रूप से सत्य किया है। वास्तविक जगत में हमने इसको शाब्दिक जगत में इसे आकारिक रूप से, जो दर्शन शास्त्र का अहम हिस्सा है, उसको हम जानने का। जैसे यूनिकॉर्न, उड़ता हुआ घोड़ा, ये आकारिक रूप में हम कहते हैं उड़ता हुआ घोड़ा है शाब्दिक रूप में। तो ये आकारिक सत्यता है, केवल तथ्य देखा जाता है, वास्तविक जगत में हो या ना हो हम उसको नहीं मानते हैं। वो नहीं उसकी वास्तविक दुनिया में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आकारिक रूप से हम उसको मान लेते हैं। तीसरा है वास्तविक सत्य। जब भावनाओं में मेल रहता है और उसके अनुकूल वस्तु दुनिया में पाई जाती है तो उसको वास्तविक सत्यता कहते हैं। जैसे गुलाब लाल है, तो ये आकारिक रूप से हमारी कल्पना की नहीं उपज है, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी गुलाब लाल ही होते हैं। अब यहाँ है आकारिक तर्कशास्त्र, फॉर्मल लॉजिक। जो आकारिक सत्यता का अध्ययन करता है उसमें आकार परक तर्कशास्त्र होते हैं, और ये निगमन तर्कशास्त्र ही कहा जाता है। जैसे कि हम डिडक्टिव लॉजिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आकार परक तर्कशास्त्र ही है। दूसरा है वस्तु परक तर्कशास्त्र। जो वास्तविक सत्यता का अध्ययन करता है उसको वस्तु परक तर्कशास्त्र कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कलम है, ये वास्तव में है, और इसका हम अध्ययन आगमन तर्कशास्त्र में करेंगे, आगमन तर्कशास्त्र में करेंगे। अब हम जानेंगे कि शब्द क्या है। एक अक्षर या अक्षरों के मेल से बने होते हैं उसे शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम, रौ में आकार मो, दो अक्षर है, उसके मेल से बना शब्द है, इसको शब्द का। पद क्या होता है? वे पद, वे शब्द या शब्द के समूह जो किसी का उद्देश्य या विधेय है, वो पद कहलाता है। पद की गुणवाचकता, किसी पद की गुणवाचकता में उसका गुण सामान्य और आवश्यक रूप से मिलता है, उसे गुणवाचक पद कहते हैं। अगला है पद की वस्तुवाचकता। किसी पद से हम जिन जिन वस्तु या व्यक्तियों को समझते हैं वे वस्तु या व्यक्ति उस पद की वस्तुवाचकता कहलाती है। विभेदक गुण, जो गुण या गुण समूह किसी जाति के अंदर आने वाले उपजातियों में से किसी एक उपजाति को अन्य उपजाति से पृथक करती है, उसको विभेदक गुण कहा जाता है। विरोध का संबंध, दो पदों के बीच जो विरोध का संबंध दर्शाता है उन दोनों को एक साथ सत्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे कलम लाल हरा है, ये गलत है, ये विरोध है। एक कलम लाल और हरा दोनों नहीं हो सकता, या तो लाल होगा या हरा होगा। विपरीत पद, जिन दो पदों में विपरीत विरोध हो उसको विपरीत पद कहते हैं। आगे वैघाती विरोध, कंट्राडिक्टरी, ये जो विरोध है उसको कंट्राडिक्टरी। जिन दो पदों में वैघाती विरोध हो उसको वैघाती विरोध पद कहते हैं। जैसे राम यहाँ भी है, राम घर पर ही है, ये दो पद पूर्ण रूप से वैघातिक है, एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता है। अब है एक शब्दात्मक पद, जो पद से एक ही शब्द का होता है उसको एक शब्दात्मक पद कहते हैं। जैसे मैं, एक शब्द है, एक पद है। अनेक शब्दात्मक पद, जो पद एक से अधिक शब्दों का होता है उसे अनेक शब्दात्मक पद कहते हैं। एकार्थक पद, जिस पद का एक अर्थ होता है उसको एकार्थक पद कहते हैं। अनेकार्थक पद, जिस पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको अनेकार्थक पद कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक पद, जिस पद से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या गुण का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक पद कहते हैं। जातिवाचक पद, जिस पद से किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उस
बोध एक ही अर्थ में हो उसे जातिवाचक पद कहते हैं। सार्थक, देखिए सार्थक व्यक्तिवाचक पद, जो पद किसी गुण के कारण एक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है उसे सार्थक व्यक्तिवाचक पद कहते हैं। आगे, अर्थहीन व्यक्तिवाचक पद, इसमें क्या होता है, उसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती है। यह अर्थहीन व्यक्तिवाचक पद किसी गुण के कारण एक का बोध नहीं करता है। अब है समूहवाचक पद, जिस पद से एक ही चीज के पूरे समूह को बोध करता है उसको समूहवाचक पद कहते हैं। अब है असमूहवाचक पद, जो पद समूह का नाम नहीं होता है उसे और समूहवाचक पद कहते हैं। जिस पद से समूह का बोध नहीं होता है उसे असमूहवाचक पद कहते हैं। उस पद का न नाम होता है और उस पद से उस समूह का बोध भी नहीं होता है, उसे असमूह पद कहते हैं। अब निश्चित पद, जिस पद से सूचित होने वाले वस्तु का बोध स्पष्ट हो उसे निश्चित पद कहते हैं। अनिश्चित पद, जिस पद से सूचित हो वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित पद कहते हैं। वस्तुवाचक पद, जो पद वस्तु को सूचित करता है उसे वस्तुवाचक पद कहते हैं। विरहात्मक पद, जिस पद से किसी वस्तु में साधारणता रहने वाले गुणों का तात्कालिक अभाव सूचित करता है उसे विरहात्मक पद कहते हैं। अब गुणवाचक पद, जिस पद से वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनों का बोध हो उसे गुणवाचक पद कहते हैं। अगुणवाचक पद, बहुत ऐसे पद हैं जिनमें या तो किसी वस्तु का बोध होता है या किसी गुण का, इनसे दोनों का बोध नहीं होता है, इन्हें अगुणवाचक पद कहते हैं। अब परिभाषा, किसी पद की संपूर्ण गुणवाचकता को साफ साफ व्यक्त करना ही उसकी परिभाषा कहलाती है। विभाग, किसी जाति या बड़े वर्ग को उपजाति या छोटे छोटे वर्गों में बांटने की क्रिया को विभाग कहते हैं। आध्यात्मिक विभाग, इसको मेटाफिजिकल डिवीजन भी कहा जाता है। जब किसी वस्तु को गुणों में बांटते हैं तो उसको आध्यात्मिक विभाग कहते हैं। अब है शारीरिक विभाग, जब किसी वस्तु को उसके अंगों में बांटते हैं तो उसको शारीरिक विभाग कहते हैं। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी का लेग अलग कीजिए, उसके पीछे टकने वाला अलग, हत्था अलग, तो इसको विभाजन करने को शारीरिक विभाग कहते हैं। तार्किक विभाग का अर्थ है तर्क या तर्कशास्त्र से संबंधित विभाग। यह एक ऐसा विभाग या समूह है जो तर्कशास्त्र और तार्किक सोच को पर केंद्रित होता है। दर्शन शास्त्र में डाइकोटोमी का अर्थ है किसी वस्तु को दो भागों में विभाजित करना जहां दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह अलग और संपूर्ण करता है। इन दोनों विभागों में कोई ओवरलैप नहीं करता है बल्कि ये पूरा मिलकर बनता है। इसको भी यही कहा जाता है डायकोटोमी। अब यहाँ है तर्क वाक्य, जब किसी निर्णय को हम भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसको तर्क वाक्य कहते हैं। पूरा इंडक्टिव लॉजिक तर्क वाक्य पर बेस्ड है, या तो यूं कह लीजिए कि पूरा तर्कशास्त्री तर्क वाक्य पर बेस्ड है। अब है उद्देश्य, किसी वस्तु, जब किसी विषय के संबंध में कुछ कहा जाता है तो उसको उद्देश्य कहते हैं। और जब उद्देश्य के विषय में जो कुछ व्यक्त करते हैं उसको विधेय कहा जाता है। संयोजक, जो उद्देश्य और विधेय को जोड़ने का काम करता है उसको संयोजक कहते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल तो इज संयोजक का काम करता है। सरल तर्कवाक्य, सरल तर्कवाक्य उस तर्कवाक्य को कहते हैं
जिसमें एक ही निर्णय व्यक्त होता है, अर्थात उसमें दो ही पद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मिश्र तर्कवाक्य, जिस तर्कवाक्य में एक से अधिक निर्णय व्यक्त होता है उसे मिश्र तर्कवाक्य कहते हैं। अब आइए निरपेक्ष तर्कवाक्य। जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय के संबंध शर्त पर आधारित नहीं रहता है उसको निरपेक्ष तर्कवाक्य कहते हैं। सापेक्ष तर्कवाक्य कंडीशनल, जब उद्देश्य और विधेय के संबंध जो शर्त पर आधारित होता है उसको सापेक्ष तर्कवाक्य कहते हैं, जैसे कि हेत्वाश्रित तर्कवाक्य। यहाँ हेत्वाश्रित तर्कवाक्य एक ऐसा तर्कवाक्य है जो शर्त पर आधारित है। यदि तो, उन दोनों वाक्य, उसमें यदि और तो दोनों रहता है। जैसे यदि तुम आओगे तब हम जाएंगे, ये शर्त पर आधारित है। तुम नहीं आ रहे हो तो हम नहीं जाएंगे। तो ये यदि और तो इन दोनों को जोड़ता है। यह तर्कवाक्य में दो पूर्वोत्तर और एक उत्तरोत्तर तर्क वाक्य को जोड़ता है, जहां पूर्व तर्क उत्तर तर्क के लिए एक शर्त के रूप में कार्य करता है। अब वैकल्पिक तर्कवाक्य। वैकल्पिक तर्कवाक्य एक ऐसा तर्कवाक्य है जो इच्छा, कामना या किसी चीज की आशा को व्यक्त करता है। यह एक प्रकार का वाक्य है जो किसी विशिष्ट घटना या स्थिति में उसकी इच्छा को व्यक्त करता है, जैसे काश ऐसा होता या मैं चाहता कि। इसका चिन्ह है या तो या, कुछ भी हो सकता है। भावात्मक तर्कवाक्य, जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य के लिए विधेय को स्वीकार किया जाता है उसे भावात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। निषेधात्मक तर्कवाक्य, जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य के लिए विधेय को अस्वीकार किया जाता है, मतलब विधेय जो है विधेय उद्देश्य के लिए अस्वीकार करता है, उसे निषेधात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। अब नेसेसरी तर्कवाक्य, जिसको कि अनिवार्य कहा जाता है, जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय में आवश्यक संबंध होता है उसे निश्चयात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। अब है साधारण तर्कवाक्य, जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय का संबंध हमारे अनुभव पर निर्भर करता है उसे तथा साधारण तर्कवाक्य कहते हैं, उसे साधारण तर्कवाक्य कहा जाता है। संदेहात्मक तर्कवाक्य, जिस तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय के बीच का संबंध पर संभावना या आशंका हो उसे संदेहात्मक तर्कवाक्य कहा जाता है। ये छोटी छोटी शब्दकोश हैं जिसको मैंने अभी व्याख्या करने का प्रयास किया है, और डिडक्टिव लॉजिक में इसका अहम भूमिका। यहाँ तक कि आप तर्कशास्त्र पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अहम है, और इसको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है इससे आपको लाभ होगा। अब अगली कक्षा में मैं कुछ और विषयों को लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।